नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षक भर्ती स्पेशल चैनल आप सभी लोग देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में आपका एमपी टेट के सीडीपी की स्पेशल क्लास होगी, जिसे हम पीवाई की सीरीज लेकर आ रहे हैं। हमारी सभी टीम सारे सब्जेक्ट की पीवाई की सीरीज लेकर आ रही है और मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगा। और सीडीपी में हम बात करेंगे पीवाई की क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। और इस पीवाई की सीरीज में हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आप लोगों कितने सही हो रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि 30 इन प्रश्नों में से जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो आई होप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो प्रश्न हमारा क्या दिया गया, पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखेगा सभी मित्र, सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, पात्रता परीक्षा पास करना, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। और डेली 7 PM पे आपको हमारी क्लास सीडीपी की आने वाली है। शाम को 7 बजे आपको सीडीपी क्लास डेली अब मिलने वाली है। पहला प्रश्न ध्यान देखिए। पहला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। ये आपके टीटी एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? ईगो, इद ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो, ईगो, सुपर ईगो, इद। और आप सभी लोग जानते हैं कि फ्राइड से ये 3 टॉपिक से एक प्रश्न हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। हर शिफ्ट में एग्जाम में आपके प्रश्न आया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। आप सभी को मैं 10 सेकंड का वक्त देता हूं। हर क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का समय दूंगा आपको कमेंट करने के लिए। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो वह हमारे कौन से हो जाएंगे, इद, ईगो, सुपर ईगो। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन हमारा दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कौन सा दिया गया, बी ऑप्शन, इद, ईगो, सुपर ईगो। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि इद जो होता है, इद को यह जो क्या करता है, जो इद होता है यह व्यक्तित्व का जन्मजात और अचेतन हिस्सा माना जाता है और यह सुख के सिद्धांत पर काम करता है। बिना किसी परिणाम के परवाह किए तुरंत इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे हम इद कहते हैं। ईगो जो होता है, ईगो क्या होता है, कहने किसी को ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। अहम, किसी कहते आपके अंदर ईगो आ गया है, मतलब हमारे अंदर या आपके अंदर अहम आना मतलब ईगो आना। तो यह व्यक्तित्व के चेतन और व्यवहारिकता पर का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। यह व्यक्तित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और ईद की इच्छाओं में सामाजिक रूप से स्वीकार तरीकों से पूरा करने का प्रयास करता है। फिर होता है एक सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो जो होता है यह परा अहम कहलाता है। सुपर ईगो जो होता है यह हमारा क्या कहलाता है, परा अहम कहलाता है। सुपर ईगो को परा अहम बोलते हैं। यह व्यक्तित्व का नैतिक और आदर्शवादी हिस्सा होता है। यह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और सही गलत, पाप पुण्य की समझ विकसित करता है। प्रश्न आ गया कि फ्राइड के अनुसार सही गलत, पाप पुण्य की विकसित की समझ कौन सा पार्ट करता है, कौन सा भाग करता है, तो वह होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही गलत, पुण्य पाप को विकसित करता है, वह हमारा सुपर ईगो होता है, अगर एग्जाम में प्रश्न आए। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्यारे साथियों कि फ्राइड के अनुसार ईद व्यक्तित्व में खाली स्थान मौजूद होता है। अभी हमने समझाया आपको, जन्म से मौजूद होता है, बाल्यावस्था से होता है, किशोरावस्था से होता है या वृद्धावस्था से होता है। अपने दिमाग के मेमोरी पर जोर डालिए कि आपने तीनों पार्ट मैंने समझाया आपको, तीनों पार्ट के बारे में एग्जांपल्स बताया, तो इसमें से कौन सा आप लोगों के एग्जांपल सही होगा, सभी लोग बताइए। फ्राइड के अनुसार ईद जो होता है व्यक्तित्व में मौजूद होता है। कब से मौजूद होता है, तो ईद जो होता है, ईद की पहली जान लीजिए ईद होता क्या है। फ्राइड के अनुसार शिशु जन्म लेते ही ईद के साथ पैदा होता है। किसने कहा है, फ्राइड ने कहा है
किसी से जब बच्चा जन्म लेता है वह किसके साथ पैदा होता है? ईद के साथ ही पैदा होता है। किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। केवल जैविक आवश्यकताएं और प्राथमिक इच्छाएं जैसे भूख, रोना, राहत, ये क्या है? यही आपका जन्म से है, इसी को ईद बोलते हैं। ईद में ही बच्चा क्या करता है? भूख आना, उसको रोना, राहत देना, ये सारी चीजें किस में आती? ईद में आती। तो बच्चा क्या करता है? जन्म से ही ईद में मौजूद होता है। फिर आता आपका बाल्यावस्था दिया गया है। बाल्यावस्था मतलब होता है पहले 2 से 6 वर्ष। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के दौरान बच्चा ईगो और बाद में सुपर ईगो से शुरू होता है। तो यहाँ पे ईगो आ जाता है। अगर बाल्यावस्था है तो यहाँ पे ईगो आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? फ्राइड के अनुसार। फिर आपका दिया है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो दिया है साथियों, इस अवस्था में लैंगिक और सामाजिक परिपक्वता आती है, ना कि ईद की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या है? सामाजिक लैंगिकता की उत्पत्ति होती है। किशोरावस्था कठिन और संघर्ष के काल की अवस्था कहलाती है। जो 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। तो साथियों सभी लोग समझ गए। एक आता वृद्धावस्था से भी प्रश्न आ जाता कभी कभी, लेकिन ज्यादातर प्रश्न बाल्यावस्था, किशोरावस्था के टॉपिक से प्रश्न आते हैं। वृद्धावस्था क्या होता है? यह जीवन का अंतिम चरण होता है, जहां व्यक्तित्व के 3 ढांचे पहले से ही विकसित हो चुके होते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके बाद वृद्धावस्था। चलिए प्यारे साथियों, अब बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर, और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये आ गया। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट के वैध होने का संकेत देता है? पहला ऑप्शन है परीक्षण की सामग्री निर्देशात्मक उद्देश्यों के अनुरूप होती है, विभिन्न समय पर दिए जाने पर परीक्षण समान परिणाम देता है, विभिन्न छात्रों को देने पर परीक्षण समान परिणाम देता है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। सभी लोग बताइएगा। विभिन्न समय पर दिए जाने पर और विभिन्न छात्रों को दिए जाने पर, इतना अंतर है। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? प्रश्न पर ही आपका उत्तर दिया गया है भैया। प्रश्न को समझिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की बहनें, शिक्षक बंधु, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। आपको प्रश्न देखकर, ऑप्शन देखकर उत्तर निकाल लेना है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं, कई ऐसे ऑप्शन होते हैं, केवल हमें समझना है और यही समझकर अभ्यास करके एग्जाम को फतेह करना है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है, सपने को साकार करना है। तो यहाँ पे कह दे कौन सा यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के वैध होने का संकेत देता है। अब पहले इस टेस्ट के बारे में जानना जरूरी है कि भैया ये टेस्ट होता क्या है। तो पहले जान लीजिए कि वैध संकेत देता है कि परीक्षण की सामग्री कैसी है, निर्देशात्मक उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। भैया जो परीक्षण हो उसके जो निर्देश दिए गए हो उसके अनुरूप ही होगी, तभी तो बेहतर होगी। या विभिन्न समय विभिन्न छात्रों, ये दिए गए विकल्पों में तो विभिन्न समय विभिन्न छात्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो रही। इसका वैधता का अर्थ होता है टेस्ट वास्तव में उसी चीज का माप रहा हो जिसके लिए उसे बनाया गया हो, इसलिए यह विकल्प हमारा सही है, पहला ऑप्शन, क्योंकि जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए ही सही है। क्योंकि विभिन्न समय पर, यहां पे दीजिएगा विभिन्न समय पर इसलिए परिणाम वैध नहीं होता है क्योंकि विश्वसनीयता का लक्षण होता है। विभिन्न समय पर समान परिणाम यह वैध नहीं है, बल्कि किसमें होता? विश्वसनीयता अगर यहाँ पे होता तो सही होता। विभिन्न छात्र दे दिया गया, तो विभिन्न छात्रों को देने पर समान परिणाम यह टेस्ट का मानकीकरण दर्शाता है, वैधता नहीं है। अगर समान परिणाम आए तो यह मानकीकरण कहलाएगा, ना कि वैधता कहलाएगा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो जब दोनों गलत हो जाएंगे तो फिर आपको चीजों को समझना है, ठीक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सारे ऑप्शनों को देखना है और समझना है सारे ऑप्शनों को, ठीक है। सभी लोग समझिएगा और हर प्रश्न के ऑप्शन को आपको कमेंट करना है, और जितना ज्यादा बेहतर होगा समझेंगे उतना आप सभी लोगों को बेहतर होने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की विश्वसनीयता अच्छी होती है,
कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसकी विश्वसनीयता अच्छी कैसे हो सकती है? यदि वह अच्छी गुणवत्ता का हो, यह विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण के लगातार परिणाम देता हो, यह विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए भिन्न परीक्षण स्कोर देता हो, यह मापता हो कि इसका मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक आंसर बताइएगा और सभी लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, सभी लोगों को ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चन के संबंधित पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट विश्वसनीयता अच्छी होती है। देखिए, विश्वसनीयता अच्छी होती है, लेकिन क्यों होती है यही तो पूछा जा रहा है। सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइएगा। देखिए, क्यों अच्छी होती है? क्योंकि यह विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण के लगातार स्थिर परिणाम देता है। कैसा परिणाम देता है? आपका स्थिर परिणाम देता है, इसलिए बी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। क्योंकि एक समान कथन वैज्ञानिक परिभाषा नहीं, एक कथन ही है। क्योंकि विश्वसनीयता जो होती है वह क्या करती है? किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का मतलब यही होता है कि परिणामों में निरंतरता, स्थिरता। अगर टेस्ट को बार बार लिया जाए तो परिणाम समान आए तो वह विश्वसनीय हो जाता है। उसी को हम ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो विश्वसनीयता अच्छी होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे होगा कि विभिन्न मापदंडों के बाद भी परीक्षण के लगातार स्थिर परिणाम हमारे देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन कार्य के संचालन के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा? अध्यापन शिक्षण में आकलन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। एक अकादमिक सत्र में आकलन को 2 बार किया जाना चाहिए और आरंभ और अंत में। आकलन बाहरी एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि शिक्षक के द्वारा। आकलन सत्र के आखिर में किया जाना चाहिए। अब इसमें से बताइए, आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं और सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो इनमें से कौन सा कथन है जो मूल्यांकन, अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन कार्य के संचालन के लिए सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है, वह कौन सा हो सकता है? अध्यापन शिक्षण में आकलन एक अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। आकलन कैसी प्रक्रिया है? एक अंतर्निहित की प्रक्रिया है। अंतर्निहित प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, जिसे हम सीसी बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, सीसी। इसके अनुसार आकलन जो होता है पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ साथ लगातार चलते रहना चाहिए ताकि बच्चा तुरंत सीख सके और उस पर सुधार कर सके। इसलिए आपका कौन सा होगा? पहला ऑप्शन अंतर्निहित प्रक्रिया सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखना समझना है। और हमारी सभी टीम आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेज आ रही हैं, पीआर की सीरीज चलाए हैं, जल्दी आपकी क्लासेज भी आएंगी, कंसेप्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। बस आप लोगों को अपने परिवार को सपोर्ट करते रहना, फीडबैक करते रहना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व की नींव परस्पर किसके बीच एक संबंध है? अनुमानसिकता, लक्षण और पर्यावरण और सीखने की परिपक्वता के, शारीरिक स्थिति और व्यवहार, सीखना बुद्धि और रुचियों पर, या आदतें, भावनाएं और स्वभाव पर। सभी प्यारे मित्र बताइएगा कि व्यक्तित्व की जो नींव होती है वह परस्पर किसके बीच एक संबंध कहलाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व की नींव परस्पर किसके और संबंध होती है? व्यक्तित्व की जो नींव होती है वह आपके अनुमानसिकता, लक्षण, पर्यावरण और सीखने की परिपक्वता पर जो है एक संबंध दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तित्व जो हमेशा होता है वह अनुमानसिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, अर्थात H गुणे E। क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व जो हमेशा होता है अनुमानसिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, जीन्स और इन्वायरमेंट होता है जो परिपक्वता सीखने का आकार लेता है, इसलिए अनुमानसिकता, लक्षण, पर्यावरण, सीखने की परिपक्वता होगा। और जो BCD हमारा शारीरिक स्थिति, व्यवहार, सीखना बुद्धि, रुचि और आदतें, भावनाएं जो स्वभाव दी गई हैं, ये तीनों केवल आंशिक पहलू हैं। ये तीनों क्या है हमारे? ये तीनों हमारे कौन से कहलाएंगे? आंशिक पहलू कहलाएंगे। ठीक है, तीनों हमारे आंशिक पहलू हो जाएंगे। तो जो क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तित्व केवल आंशिक पहलू में शारीरिक, मानसिकता, केवल आदतें को दर्शाता है, पूरे संपूर्ण ढांचे को नहीं दर्शाता है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्यारा सा दिया गया है, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? विद्यार्थियों की क्षमता, धारण शक्ति, रुचि और योग्यता जानने का प्रयास करें। सीखने की शैली को व्यक्तित्वों की आवश्यकताओं के अनुसार
समायोजित करने का प्रयास करें। अब इसमें से कौन सा होगा, केवल एक, केवल दो सही होगा, एक और दो दोनों सही होंगे, ना एक सही होगा ना दो सही होगा। तो प्यारे साथियों कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइएगा। हर प्रश्न का जवाब आपसे आना चाहिए, बनना चाहिए, हर प्रश्न का चीजें आप सभी लोग जानते हैं। तो आप समझिए कि व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। आप खुद एक शिक्षक है, आप खुद रखकर सोचिए कि व्यक्तिगत अगर अंतर है तो उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है। सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी की क्षमता, धारण शक्ति, रुचि और योग्यता जानने का प्रयास, जो प्रयास शब्द दे दिया गया है ना, ये हमें बताता है कि ये ऑप्शन पॉजिटिव है। सीखने की शैली को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास। अब देखिए समायोजित करने का प्रयास दे दिया गया, ये भी प्रयास दे दिया गया, मतलब पॉजिटिव है। जानने का प्रयास उनकी, ये भी पॉजिटिव है, अर्थात दोनों ऑप्शन सही है। अर्थात व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, दोनों भूमिका, अर्थात सी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। दोनों कथन हमारे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुकूल दिए गए हैं, इसलिए हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ध्यानपूर्वक देखना है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है। केस स्टडी विधि, अंतरिक्षीकरण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि। और आपने देखा होगा कि केस स्टडी विधि और आपका साक्षात्कार दो ऐसी विधियां हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न एक नंबर का बस पूछ लिया जाता है। तो कौन सी विधि होगी जो आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करेगी, तो वह होती है दोस्तों केस स्टडी विधि। कौन सी होगी, केस स्टडी विधि हो जाएगी, क्योंकि इस विधि में बच्चे के पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक इतिहास पर जो है का गहराई व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो विशेष बच्चों को समझने के लिए सबसे बेहतर बनाता है, इसलिए केस स्टडी विधि हो जाएगा। रहा आपका अंतरिक्षीकरण। अंतरिक्षीकरण जो विधि होती है ये आपके स्वयं के अंदर देखने की विधि होती है, जिसे छोटे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है साक्षात्कार विधि। जो साक्षात्कार विधि होती है केवल मौखिक जानकारी देती है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, एक प्रकार से आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में मौखिक जानकारी पूछी जाती है, आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, जिस बेस पे इंटरव्यू होता है वो मौखिक जानकारी होती है, जिससे संपूर्ण पृष्ठभूमि का पता नहीं चल पाता है। फिर आपका प्रयोगात्मक जो विधि होती है, प्रयोगात्मक विधि यह प्रयोगशाला तक ही सीमित होती है। यह व्यवहारिक समस्याओं को समझने के लिए जो है आपका यह कठिन होती है, ये केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित होती है। तो हमारा अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए, हर ऑप्शन को समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है किसी भी ऑप्शन को लेकर प्रश्न पूछ सकता है। एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है, बच्चे को रोने का कारण क्या है। बहुत बार एग्जाम में, चाहे सी टेट, यूपी टेट, रेट, एमपी टेट, सभी टेट एग्जाम में लगभग इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। क्या वह सामाजिक चिंता है, भावनात्मक चिंता है, अजनबी चिंता है, या वियोग की चिंता हो जाएगी। तो फिर सभी मेरे प्यारे में सभी लोग बताइएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आपके अपने परिवार टीटी फैमिली में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है। तो बच्चे का रोने का कारण क्या होगा, वियोग चिंता। वियोग चिंता क्यों होगी, क्योंकि वियोग चिंता जब शिशु उसकी जो प्राथमिक देखभाल करने वाली उसकी माँ होती है उससे अलग किया जाता है, तो वियोग की चिंता पैदा होती है। तो सामाजिक चिंता जो होती है, सामाजिक चिंता या समाज या लोगों को सामने जाने का डर होता है, जो किशोरावस्था में अधिक दिखता है। सामाजिक चिंता किसमें दिखती है, किशोरावस्था में दिखती है। जो भावनात्मक चिंता होती है, भावनात्मक एक कैसा शब्द है, तो ये एक व्यापक शब्द हो जाता है। भावनात्मक अपने आप में एक व्यापक शब्द हो जाता है। फिर है अजनबी चिंता। अजनबी जो चिंता होती है यह तब होती है जब कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को छू ले। दादी तो अजनबी नहीं है, दादी घर एक परिवार का हिस्सा है, लेकिन माँ से दूरी होने का वियोग है, इसलिए वह वियोग की चिंता आपका जो दिया गया है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथियों समझ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि एमआई का सिद्धांत संकेत करता है। हार्वर्ड गार्नर के बुद्धि का आपने पढ़ा होगा, और इससे एक नंबर का प्रश्न बुद्धि से पूछा ही जाता है। साथियों आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे। देखिए, तो हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि के बारे में देखिए, आइए समझते हैं क्या संकेत करता है।
कि बुद्धि केवल बुद्धिलब्ध IQ परीक्षण से निर्धारित होती है। शिक्षकों को विषय वस्तु वस्तुओं का अध्ययन के वैकल्पिक तरीके विकसित करने के लिए MI को एक रूपरेखा रूप में उपयोग करना चाहिए। क्षमता नियत है जो समय के साथ नहीं बदलती है। प्रत्येक बच्चे को हर एक विषय को 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाना चाहिए ताकि सभी तरह की बुद्धिमत्ता का विकास हो सके। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के अनुसार कौन सा सही होगा कि शिक्षकों को विषय वस्तु का अध्ययन के वैकल्पिक विकसित करने के लिए MI की एक रूपरेखा रूप में विकसित करना हो। क्यों सही होगा? क्योंकि शिक्षक को विषय वस्तु का अध्ययन केवल वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने के लिए नहीं, MI के रूप में रूपरेखा में उपयोग करना ही बेहतर है। इसलिए विकसित करने के लिए MI का एक रूपरेखा उपयोग करना चाहिए। वह हमारा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को हमारा संकेत कर रहा है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और क्षमता अगर दिया गया है, यहाँ पे क्षमता शब्द जो आप क्या इंगित कर रहा है? क्षमता शब्द हमें इंगित बता रहा है कि गार्डनर क्षमता को परिवर्तनशील मानते हैं। गार्डनर जो हमारे क्षमता को क्या मानते हैं? परिवर्तनशील मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? समय के साथ नहीं बदलती है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं ये परिवर्तनशील होती है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है नहीं बदलती, इसलिए गलत हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को हर एक विषय में 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाना चाहिए। तो हर विषय को 8 तरीके से पढ़ाना, यह व्यवहारिक और गलत व्याख्या है, क्योंकि 8 बुद्धिमत्ताओं का प्रयोग अवसर के अनुसार करना चाहिए, जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपना चाहिए। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही प्यारा सा दिया गया है और प्यारा सा फीडबैक करना है कि विचार मानव मन की कई गतिविधियों में से एक है, इसे क्या कहते हैं? विचार, हमारे और आपके काफी सारे विचार होते हैं, तो विचार हम किसे कहते हैं? स्वतंत्र कल्पनाशीलता को कहते हैं, अवधारणा के निर्माण को कहते हैं, क्रमबद्ध और निर्देशित कल्पना को कहते हैं, या छवि के निर्माण को कहते हैं? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए कि विचार मानव मन की कई गतिविधियों में से एक है, उसे हम क्या कहते हैं? वह हमारा क्या कहलाता है? क्रमबद्ध और निर्देशित कल्पना कहलाती है, क्योंकि यह चिंतन हमेशा लक्ष्य निर्देशित और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जिसमें हम समस्याओं का समाधान खोजते हैं, करते हैं। तो क्रमबद्ध और निर्देशित हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने सहपाठी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, कौन सा होगा? अब देखिए, सक्रिय सदस्य बनना किसमें? अपने सहपाठी समूह। आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में, दोस्ती यारी रही होगी, वही तो पूछा गया, वही दोस्ती यारी पूछा जा रहा है, वही दोस्ती यारी किस एज, किस उम्र में होती है? तो किशोरावस्था इज द राइट आंसर। किशोरावस्था जो होती है यह 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था होता है 6 से लेके 9 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था पूरी 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेके 12 वर्ष तक जो होता है वह उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। सभी लोग समझ गए? ठीक है। तो किशोरावस्था के प्रति अत्यधिक वफादार और सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो किशोरावस्था इज द राइट आंसर। हालांकि सक्रिय सदस्य बाल्यावस्था के बोलते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा सहपाठी समूह का हिस्सा बन जाता है, केवल क्या करता है? सहपाठी समूह का हिस्सा बनता है, सक्रिय सदस्य नहीं बन पाता। सक्रिय सदस्य किसमें बनता है? किशोरावस्था में बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से जीने और कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? एक व्यक्ति पूरी तरह से जीने और कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के विस्तार करने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? आत्म वस्तुकरण, आत्म विस्तार, आत्म भावना या आत्म निरंतरता? सभी बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वह होगा आत्म विस्तार। क्यों होगा आत्म विस्तार? क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से जीने से कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधि का विस्तार कर रहा है। जब अपनी शब्द से ही पता चलता है कि आत्मा होगा, आज से अपना और आज से आत्मा, हमारी आत्मा, अपनी आत्मा। तो आत्म विस्तार मतलब परिपक्व व्यक्ति का वह लक्षण होता है। आत्म विस्तार क्या कहलाता है? आत्म विस्तार वह कहलाता है कि परिपक्व व्यक्तित्व का लक्षण है कि व्यक्ति केवल अपने
स्वार्थ तक सीमित ना रहे, खुद के सीमित तक ना रहे, वह समाज, काम, अन्य गतिविधियों के खुद का विस्तार करता है, वह आत्मविस्तार कहला जाता है। इस राइट आंसर हो जाएगा, इसे आत्मविस्तार के रूप में देखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति खुद को निष्पक्ष रूप में देखने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? कोई व्यक्ति जो है खुद को देखने में निष्पक्ष रूप से अगर सक्षम है, उसे किस रूप में जानेंगे? उसे हम आत्म वस्तुकरण या आत्म भावना, उसे हम आत्म वस्तुकरण के जानेंगे। क्योंकि इस बार एक आलपोर्ट का कथन है, किसका? इस पर एक आलपोर्ट का इसमें कथन है। आलपोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों, कमजोरियों, क्षमताओं, व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अर्थात निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकता है, वह खुद पर हंस सकता है, उसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, आत्म वस्तुकरण कहते हैं। जो आत्म विस्तार होता है साथियों, आत्म विस्तार गतिविधियों को भाग लेना और जुड़ाव को बढ़ाना कहते हैं, ठीक है। और स्वयं के प्रति आंतरिक भावना जो स्थिरता होती है, वह कहलाती है आत्म भावना। और आपका डी ऑप्शन क्या कह रहा है? आत्म निरंतरता कहला जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही है प्यारा सा है कि एक 11 साल के बच्चे का स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमत्ता स्केल पर स्कोर 130 है। समान प्रायिकता वक्र में मेन बराबर है 100 और डी बराबर 15 मानकर 11 वर्ष के बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए। इस बच्चे को उससे बेहतर अंक प्राप्त होगा, कितने प्रतिशत उससे बेहतर अंक प्राप्त हो सकता है? तो सही उत्तर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? सही उत्तर निकालेंगे, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हमें फार्मूला पता है कि जेड बराबर जो होता है, जेड बराबर एक्स MEEN मीन अपान, मीन का मतलब यहाँ पे जो 100 दिया गया है उसको करेंगे और अपान में हम SD कर लेंगे, ठीक है। मीन्स मतलब है 50% से जो आबादी होता है उसको मीन कहते हैं। जो फर्स्ट SD होता है 115 तक हम फर्स्ट SD को बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड SD के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x कितना दिया गया है? 100, 130 दिया गया है ना। ये देखिए जो पहला स्केल होगा वो x होता है 130, मीन हमारा 100 दिया गया है। और जो SD दी गई, SD कितनी दी गई है? SD देखिए SD हमारी कितनी दी गई? 15 दी गई। यहाँ पे 15 कर लेंगे। 130 में 100 घटेगा तो कितना जाएगा? 30/15। इसको काटेंगे कितना जाएगा? 2। तो प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 यानी जेड की वैल्यू आ गई। अब जेड की वैल्यू जब हमारी निकल आती है तो अब कैसे निकालेंगे मीन्स? तो फर्स्ट SD का मतलब होता है 50%, और 50% अगर हम निकालते हैं और उसमें हम ये सब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सभी लोग बताइए। मीन्स 0 प्लस मतलब 50%। भाई 2 आ गया, 100 दिया गया है, मतलब 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। भाई 100 का आधा कितना होगा? 50% ही होगा। 100/2 करेंगे, 50% निकल के आ गया। तो फर्स्ट SD मतलब 115 तक जो कहलाता है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल है। यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट SD का हम वैल्यू अब निकालते हैं तो हम 115 तक जो होता है 50% हम ये लिख लेंगे। वैल्यू आ गई है 50%, हमें कितना जोड़ना है? 34.13% जोड़ना है। पहले 3% जोड़िए। जब दूसरी आपकी SD होगी, दूसरी SD में हम तक क्या हो जाएगा? इसमें आबादी जो कहलाती है 130 तक कहलाती है, क्योंकि 130 दिया गया है ना। यहाँ पे 130 कर लेंगे। 130 तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 50% और 34 को जोड़ेंगे वो हमारी हो जाएगी 84। कितनी हो जाएगी? 84.13% हो जाएगी। अब देखिए 84 हमारी निकल आ गई। अब हमें 84.13, अब इसमें क्या जोड़ना है? 13। 84.13 में जोड़ दीजिए जो हमारी ये 13 आई थी। कितना जोड़ना है? 13.59%। अब 84 और 13 को जोड़िए 98% आ जाएगा। इसलिए
130 जिसकी IQ होगी, वह बच्चा लगभग 98% बच्चों के आगे शिखर यानी टॉप 2% पर रहेगा। यहाँ पे 98% टॉप 2% पे कहला जाएगा। ठीक है, ध्यान पर देखना है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आता है, फार्मूला को पढ़िए और अभ्यास करिए। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु की शब्दावली शब्द भंडार का निर्माण कितना होता है? जब बच्चा 2 साल का होता है तो बच्चे का शब्द भंडार कितना होता है, बच्चे कितने शब्द बोल सकता है, ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लगभग 150 शब्द। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है कि जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो वह 3 शब्द बोल पाता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वह बच्चा लगभग 100 से 150 शब्द बोल पाता है, और वही बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है लगभग 1000 शब्द बोल पाता है। तो हमारी कैटेगरी के दूसरे वर्ष के अंत तक से इसकी शब्दावली लगभग 150 शब्द हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि टीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज साधारण तौर पर दिया जाता है। टीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज होता है साधारण तौर पर कब दिया जाता है? तो वह दोस्तों दिया जाता है 3 साल में। जी हाँ, प्राथमिक डीपीटी एक कहलाता है, डीपीटी और टीटी, ये टीका लगते हैं। ये टीके शिशु के 6, 10 और 14 6, 10 और 14 माह में लगते हैं। पहला बूस्टर जो है आमतौर पर 1.5 से 3 वर्ष, मतलब 1.5 साल से लेके 3 वर्ष के दौरान बाल कल्याण तालिका के अनुसार 3 वर्ष उत्तर सही माना गया है। पहला बूस्टर जो डोज लगता है, अगर पूछा जाए पहला बूस्टर डोज, तो वह 3 वर्ष के अंतराल के बच्चों पे लग जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान कारण गर्भावस्था के दौरान आधारभूत उपापचय दर बढ़ जाता है। किसके कारण गर्भावस्था के दौरान आधारभूत उपापचय बढ़ जाता है? वह कहलाता है हार्मोन संबंधी परिवर्तन। क्योंकि गर्भावस्था में हार्मोनल चेंज, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन आदि, ये भ्रूण की वृद्धि के कारण शरीर की उपचार दर अत्यधिक बढ़ जाती है। उपचार दर मतलब बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर को क्या बोलते हैं? उपापचय की दर। गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, इसमें थायराइड, प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, और भ्रूण की वृद्धि के कारण शरीर की उपचार दर जो होता है वह बढ़ जाती है। तो हार्मोन संबंधी परिवर्तन होता है, इसका रीजन यही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन मानसिक स्थिति निम्न में से कौन सी स्थिति जनित हो सकती है? चिंता विकार, हाइड्रोसेफलस, माइक्रोसेफली या ऑटिज्म हो जा। तो परिवर्तन मानसिक स्थिति इनमें से कौन सी स्थिति जनित हो सकती है? अब परिवर्तन मानसिक स्थिति है, प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। परिवर्तन मानसिक स्थिति का मतलब होता है परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि चिंता विकार, रूपांतरण विकार या परिवर्तित मानसिक स्थिति के सीधे चिंता, तनाव और भय से जुड़ा होता है, वह होता है चिंता विकार। परिवर्तन मानसिक का मतलब ही होता है चिंता विकार, इसमें रूपांतरण विकार भी बोलते हैं, कन्वर्जेशन जो डिसऑर्डर होता है, या परिवर्तन मानसिक स्थिति, ये सीधे तौर पर चिंता, तनाव, भय किससे जुड़ा होता है? 3 चीजों से जुड़ा होता है। आपकी चिंता, तनाव और तीसरा है भय, इन 3 चीजों से जुड़ा होता है। तो हमारा जो चिंता विकार है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा सभी लोग फीडबैक करिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, किशोरों में आत्महत्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक है? शैक्षणिक कठिनाई, अवसाद का माता पिता का इतिहास, पारिवारिक हिंसा या आवेगशीलता। ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें। किशोरों में आत्महत्या के लिए इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक है? वह कहलाता है आवेगशीलता।
आवेगशीलता क्यों होता है? क्योंकि आवेगशीलता जो होता है ये व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक गुण विकार होता है, जहां किशोर बच्चा बिना सोचे समझे अचानक कदम उठा लेता है, उसे आवेगशीलता बोलते हैं। जो शैक्षणिक कठिनाई है, शैक्षणिक कठिनाई जो होती है एक वातावरणीय स्कूली कारक होता है। अवसाद और माता पिता के इतिहास मतलब क्या होगा? यह इतिहास ये अनुवांशिक या जेनेटिक कारक कहला जाएगा। फिर पारिवारिक जो हिंसा है, पारिवारिक हिंसा ये एक सामाजिक और पारिवारिक कारक कहला जाएगा। इस पर नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण लोग हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहली बात तो समावेशी शिक्षा प्रणाली है। जब समावेशी शिक्षा प्रणाली की बात हो जाती है तो हम सभी लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली में माता पिता भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, नीति निर्माता भी आते हैं और प्रशासक भी आता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रणाली है। तो सारे ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 किसमें दिया गया है? देखिए 1 2 3 और 4 हमारा डी ऑप्शन कह रहा है। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? चले अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, और प्यारा सा प्रश्न के लिए प्यारा सा फीडबैक करना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों के लिए सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। तो पहले ये जानना कि प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चों के लिए क्या क्या सही है। कथन कहला कि वे कक्षा के अंदर ऊब महसूस करते हैं, वे स्कूल छोड़ सकते हैं। तो दोनों कथन प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चों के लिए सही नहीं है, दोनों कथन सही नहीं है। क्यों? प्रतिभाशाली बच्चे यदि सामान्य गति से पढ़ेंगे, कक्षा में ऊब महसूस करेंगे, यह कथन सत्य है, सत्य कथन है। क्यों कथन है? क्योंकि सामान्य बच्चे अगर रचनात्मक बच्चों वे कक्षा के अंदर ऊब महसूस करेंगे, क्योंकि कह रहा है प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, तो वे कक्षा के अंदर ऊब महसूस करेंगे। क्या सही दिया गया है? सही मार्गदर्शन ना मिलने पर वे स्कूल छोड़ सकते हैं, यह भी कथन है। देखिए निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऐसा कोई कथन नहीं जो सत्य ना हो, इसलिए हमारा ना तो फर्स्ट ना ही दो रहेगा। डी ऑप्शन को कह रहा है ये ईएसवी का आंसर है। किसका है? इस पर ईएसवी ने आंसर दिया है कि ये दोनों कथन ना तो ए सही होंगे ना तो बी सही होंगे, ये ईएसवी का कहना है। अब आपके अकॉर्डिंग लगे किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है। हर प्रश्न को हमें समझना है और हर प्रश्न का हमें जवाब देना है, और जवाब के साथ साथ हमें समझना है, ऐसे जवाब नहीं देना है। हर प्रश्न को हमें समझना है, और जितना ज़्यादा हम समझेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे भविष्य के लिए। ठीक है, चलिए तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। थोड़ा पानी पीना चाहिए, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल नहीं लेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, जल नहीं लेंगे तो हमारा गला खराब हो जाएगा। तो गला अगर हम क्लास लेना है तो गला सही करना पड़ेगा, रेगुलर सारी चीज़ें हमें सही करनी पड़ेगी। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न हमारा यह कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? ध्यानपूर्वक देखिएगा कि स्कूल प्रबंधन समिति किसके लिए इसके लिए जिम्मेदार है? जो स्कूल प्रबंधन की समिति होती है वह किसके लिए जिम्मेदार होती है? स्कूल में शिक्षा नीतियों को लागू करना, स्कूल में उपस्थित रजिस्टरों के रख रखाव पर छात्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, या कक्षा में शांति बनाए रखना। किसके लिए होगा? सभी लोग बताइएगा। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। सभी लोगों को बताइए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं स्कूल प्रबंधन समिति, आप सभी लोग स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो स्कूल प्रबंधन में हमें ध्यान देना, शिक्षा नीति को लागू करना, वह होगा स्कूल शिक्षा में नीतियों को लागू करना। नीति कौन लागू करता है? भाई जो स्कूल प्रबंधन समिति होगी, क्योंकि आरटी एक्ट जो 2009 है, क्या है? आरटीई 2009 के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत एसएमसी का मुख्य कार्य स्कूल के विकास, योजना बनाना, सरकारी शिक्षा नीति या योजनाओं का जो मिड डे मील जो फंड हो गए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, वह
SMC का मुख्य कार्य होता है। SMC का मतलब होता है स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल शिक्षा नीतियों को लागू करना, स्कूल में उपस्थित रजिस्टरों का रखरखाव। देखिए, रिपोर्ट कार्ड बनाना, कक्षा में शांति रखना कार्य SMC का नहीं होता है। ना ही छात्र को रिपोर्ट तैयार करना, ये भी आपके ये कार्य आपके SMC का नहीं होगा। ना ही आपको कक्षा में शांति बनाए रखे, ये SMC कार्य नहीं होता है। ठीक, नीति को लागू करना सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बौद्धिक रूप से उज्जवल बच्चों की पहचान करते समय विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण उनके खाली स्थान की जांच नहीं करते हैं। क्षमताओं का, रवैया का, रुचि का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का, किसकी जांच नहीं करेंगे? आपको सोचिए किसकी जांच होनी चाहिए। तो बुद्धि परीक्षण, प्रतिभाशाली बच्चों की अगर जांच की बात करें, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किस भूमि, किस जाति, उम्र, किससे आता है, धनी परिवार से, निधन परिवार से, इससे कोई लेना नहीं होता। बुद्धि परीक्षण में उसकी क्षमता देखी जाएगी, रवैया देखा जाएगा, रुचि देखी जाएगी। अर्थात बौद्धिक रूप से उज्जवल बच्चों की पहचान करते समय जो बुद्धि परीक्षण होती जांच होती है, वह क्षमता की जांच होती है, रवैया की जांच होती है, रुचि की होती है, पारिवारिक की नहीं होती है। यही पूछा जा रहा है किसकी जांच नहीं होती है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की नहीं होती है। एक क्वेश्चन डी ऑप्शन सही कर लेना। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक करना है कि लैंगिक समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। ये भी आपका निगेटिव है कि कौन सा सत्य नहीं है, सभी को बताना है। तो आप ये जानते हैं हमारे देश में अधिकांश हिस्सा में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है। पुरुष महिला द्विभाजन का अभ्यास लोगों को अलग करना जारी रखता है। ये लिंग भूमिकाएं जन्मजात नहीं बल्कि जैविक यौन अंतरों का एक सामाजिक प्रक्षेपण है। लड़कियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे आमतौर पर पुरुष असहायता और महिलाओं के प्रभुत्व का प्रतिबिंब होती है। अब बताइए, लैंगिक समाजीकरण एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लैंगिक सामाजिकता का बारे में अगर कथन सत्य की बात करते हैं कि लड़कियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे आमतौर पर पुरुष असहायता और महिला के प्रभुत्व का प्रतिबिंब होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे आमतौर पुरुष असहायता और महिलाओं के मुख्य प्रतिबिंब होती है। अन्य विकल्प जो लैंगिक समाज के कड़वे सच को सही दर्शाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं यह सत्य नहीं दिया गया है, इसलिए कार्य क्वेश्चन डी होगा। बाकी यह लैंगिक सामाजिक में सत्य दिया गया है कि हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है आज भी। पुरुष महिला द्विभाजन का अभ्यास लोगों को अलग करना जारी रखता है। ये लिंग भूमिकाएं जन्मजात नहीं है बल्कि जैविक यौन अंतरों का सामाजिक प्रक्षेपण है। अगर पूछा जाए लैंगिक सामाजिकरण में कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों कथन सही है, ABC। कौन सा कथन गलत है, वह ऑप्शन डी। रिकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ के लिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि थांडाइक की बिल्ली पर पहेली बॉक्स के प्रयोग में लीवर को खींचना निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिक्रिया, उत्तेजना, सीखना, व्यवहार। तो थांडाइक के बिल्ली पर पहेली का थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। तो यह कौन सा हो जाएगा? बिल्ली पर प्रयोग में लीवर को खींचना, लीवर को खींच रहा है, लीवर को खींचना मतलब वो क्या? प्रतिक्रिया हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। थांडाइक का जो सिद्धांत कहलाता है वह SR का सिद्धांत कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। SR का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया? थांडाइक ने दिया। SR मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR थ्योरी। इसमें उत्तेजना अगर पूछा जाए तो पिंजरे के बाहरी रखी जो मछली होती है वह उत्तेजना का कार्य करती है। उत्तेजना, पिंजरे के बाहर रखी जो मछली होगी उत्तेजना के कार्य करेगी। और जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया इसमें क्या कार्य करती है? ठीक है, इसमें जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया हम किसको बोलेंगे? तो उत्तेजना जो पिंजरे के बाहर रखी मछली हो गई, प्रक्रिया बिल्ली द्वारा पिंजरे के बाहर निकालने के प्रयास में लीवर दब जाना, खिंच जाना, वह प्रक्रिया कहला जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रतिक्रिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संवेग का उदाहरण नहीं है? डर, क्रोध, अज्ञान, ईर्ष्या। संवेग, संवेग एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि ये इस टॉपिक से आपको पता है संवेग से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकडूगल ने कितने
संवेग दिए हैं, तो मूलतः 14 संवेग दिए हैं। और ये मैकडूगल से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चे में संवेग का उदाहरण नहीं होगा। देखिए बच्चे में संवेग का उदाहरण क्या क्या होता है ये समझिए पहले। बच्चे में डर होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे संवेग के उदाहरण है। डर हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या, ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, संवेग एग्जाम्पल कहलाएंगे। ये जन्मजात या अर्जित संवेग को मन की उत्तेजना दशा को दर्शाते हैं। ये क्या है, जन्मजात उत्तेजना के संवेग जो मन की उत्तेजना की दशा को दर्शाते हैं। अज्ञान जो दिया गया है, अज्ञान क्या है, अज्ञान ये एक ज्ञानात्मक स्थिति है, यह कोई संवेग भावना नहीं है। अज्ञान एक ज्ञानात्मक स्थिति है, इसलिए यह उदाहरण नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, अज्ञान, जो कि निगेटिव दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टेट्राड समीकरण की सहायता से बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की व्याख्या की है? अल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पियरमैन, ए.एल. थॉर्नडाइक या जे.पी. गिलफोर्ड। तो इनमें से जिसने टेट्राड समीकरण सहायता में बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? सभी लोग बताइए। बुद्ध में द्विकारक सिद्धांत की जब भी बात की जाती है, चार्ल्स स्पियरमैन का नाम आता कि नहीं आता है? चार्ल्स स्पियर, इन्होंने बुद्ध के टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर में एक आता है जी, जिसे हम जनरल कहते हैं, जी फैक्टर आता है, एक आता है एस, जिसे हम स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। जनरल मतलब सामान्य बुद्धि लब्धि, और ये होता है स्पेशल, मतलब क्या होता है, अपने कारक विश्लेषण में गणितीय रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने टेट्राड समीकरण का प्रयोग किया। कब किया? 1904 में। सन भी आपको याद रखना है, 1904 में किया। अल्फ्रेड बिनेट ने जो अल्फ्रेड बिनेट है, अगर पूछा जाए एक कारक सिद्धांत, अगर एग्जाम में आ जाए एक कारक सिद्धांत किसने दिया, ये इसके प्रवर्तक कौन है एक कारक सिद्धांत के, तब आपका जवाब होगा अल्फ्रेड बिनेट। जब भी एक कारक सिद्धांत की बात की जाएगी अल्फ्रेड बिनेट की बात की जाएगी। जब भी बहुकारक सिद्धांत की बात की जाएगी तो थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं, बहुकारक सिद्धांत अगर एग्जाम में आए तो आप समझ जाइएगा कि थॉर्नडाइक से संबंधित है। बहुकारक सिद्धांत ए.एल. थॉर्नडाइक का है। ठीक है, सभी लोग समझ गए, नो डाउट। अगर एग्जाम में जे.पी. गिलफोर्ड, जे.पी. गिलफोर्ड की अगर बात करें, जे.पी. गिलफोर्ड जो होते हैं, बुद्धि का मॉडल किसने दिया? एग्जाम में आ गया कि बुद्धि का मॉडल किसने दिया, तब आपका जवाब होना चाहिए बुद्धि का मॉडल किसने दिया है, जे.पी. गिलफोर्ड ने दिया। चारों एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मानव विकास के किस चरण को सुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज के रूप में चिन्हित किया गया है? क्या वह शैशवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है? ये एक ऐसी अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषण सिद्धांत में जिसे आपका सुप्त अवस्था के रूप में चिन्हित किया गया है, तो वह हमारा कौन सा होगा, वह होगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वह 9 से लेके 12 अवस्था का जो एज ग्रुप होता है उसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और एक ओरल एज कहलाता है। ओरल एज जो होता है ऐसा अवस्था में 0 से लेके 1.5 तक जो एज कहलाती है वह ओरल एज कहलाती है। ठीक है, ओरल एज। सभी लोग समझ गए? अब चलिए देखते हैं अगला कुछ। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का वह चरण है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व को किसमें बच्चा प्रदर्शित करता है? तो वह कहलाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। जब भी वस्तु स्थायित्व की बात की जाएगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की जाएगी, संवेदी प्रेरक अवस्था आएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वह सभी लोग जानते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है और जीन पियाजे जी की पहली अवस्था कहलाती है। इसके बाद होता है दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जीवावाद अहम केंद्रित था। अगर इसमें आए जीवावाद, जीवावाद शब्द आए या अहम केंद्रित शब्द आए, अहम केंद्रित शब्द आए तो कहना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का चरण कहना है। जो संवेदी प्रेरक अवस्था होता है, इसमें जो बच्चा होता है अंत में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाती है, अर्थात बच्चा समझने लगता है कि आंख में ओझल हो जाने पर भी वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, कि आंख बंद कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो वस्तु हट जाएगी, तो वस्तु रहेगी, आंख बंद करने के बाद भी वो बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में समझ जाता है। उसी प्रकार से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित और जीवावाद का मुख्य लक्षण माना जाता है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से लेकर 11 अवस्था की बच्चा, और ये तृतीय अवस्था जीन पियाजे जी की कहलाती है। इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, इसमें आपका संरक्षण वर्गीकरण की क्षमता आ जाती है। प्रश्न आ गया कि जीन पियाजे जी की कौन सी अवस्था है जिसमें संरक्षण और वर्गीकरण आ जाता है, वह कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक के क्या है, संरक्षण और वर्गीकरण, दो शब्द याद रखिएगा, संरक्षण आता है और वर्गीकरण, ठीक है, ये चीज रखिएगा। और जीन पियाजे की चौथी अवस्था हमारी अमूर्त या संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था जो कहलाती है वह 11 से लेके 15 अवस्था की अवस्था कहलाती है, ठीक है। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है। तो ये आज हमने आपके पीवाई की सीरीज में 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस किया। आई होप आप सभी लोग अच्छे और बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। मैं आपको सारी सीडीपी के पीवाई की कराने के बाद, ठीक है, सारे में क्वेश्चन कराऊंगा, सारे सीडीपी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, A to Z क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है, फीडबैक करना है। और सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेज हमारी स्टार्ट हो गई है, ऐसा नहीं है, सारे टीचर्स हमारे उपलब्ध हैं, सारे टीचर कोशिश कर रहे हैं, उनको आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है, लेकिन एज यहाँ पे आपको पढ़ाना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करिए। 2, 4, 10 क्लासेज, मुझे लगता है 4, 6 क्लासेज लेने के बाद वो एक यूज टू हो जाएंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, बेहतर तैयारी करवाएंगे। क्योंकि जो हमारी ये टीम बनी है, एक्सपर्ट टीम है, सब कुछ नॉलेज है, केवल आप लोगों को सपोर्ट करिएगा। 2, 4, 6 क्लासेज बस आपको सपोर्ट करना, उसके बाद ऐसे यूज टू हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप, हमारी टीम बनी हुई है।